चलो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग, है ना। कल ना मेरे को एक स्टूडेंट ये बोल रहा था, सर हिंदी साहित्य का इतिहास तो है ही नहीं। तो मैं कब बोला हिंदी साहित्य का इतिहास है, लेकिन एक टॉपिक है आपके सिलेबस में। क्या है? हिंदी के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, लिखा है ना। तो किसी भी भाषा के साहित्यकारों को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उनको कालक्रम के अनुसार पढ़िए। कालक्रम के अनुसार पढ़ने से होता यह है कि हमारे दिमाग में स्पष्ट विभाजन हो जाता है कि कौन सा रचनाकार किस कालखंड में आया है। नाम याद हो गया तो इसकी रचनाएं भी हमको आसानी से याद हो जाती हैं। तो स्पष्ट विभाजन, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना वो सेगमेंट सेगमेंट में बटा है, तो इन्हीं सेगमेंट्स में शब्दों को बिठाना है, बस यही तो काम करना है याद करने के लिए। ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास भले ना पूछे, लेकिन हिंदी साहित्य के रचनाकारों को तो पूछेगा ना। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। चल, तो अब कल मैंने आपको इतिहास लेखन के कुछ ग्रंथों के बारे में बताया था कि ये रचनाकार इस कालखंड में आते हैं, है ना, या ये इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ये हमने कल देखा था। कल 5-6 इतिहास ग्रंथों के नाम हमने देखे थे, और कुछ इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ आपसे पूछा गया था। ये मैं इसलिए भी पढ़ा रहा हूं क्योंकि पिछले बार आपको याद होगा तो विद्यापति को पूछा हुआ है, याद है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आया था मेंस में। ठीक है, तो अगर मैं वैसा सेगमेंट वाइज बांट के ना पढ़ाऊं ना, तो दिक्कत ये होगी कि आपको किसी पर्टिकुलर अगर रचनाकार है उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मिस हो जाएगा। क्योंकि मैं रचनाकार साहित्यकार और सीधे रचनाएं याद, वो तो रटवाने वाली बात हो गई। रटते रटते बैठे रहो, फिर उतना नहीं रटना है भाई जितना कि लोग हिंदी साहित्य को समझते हैं। रटने की चीज उतना रटने का है ही नहीं है। यहां पर असल में हिस्से बांट बांट करके याद करना जरूरी होता है। ठीक है, ताकि आंसर तुरंत क्लिक करे जब किसी रचना का नाम बोला जाए तो। ठीक है, चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास यहां से क्या ग्रैब करते जाना है, क्या याद करते जाना है? तो यहां से मेन याद करते जाना है कोई कालखंड, उस कालखंड का समय काल, और उस कालखंड के समय काल के अनुसार रचनाकारों के साहित्य। बस इतना ही तो है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पुस्तक को हम आधार बनाएंगे, क्योंकि सर्वाधिक प्रामाणिक यदि काल विभाजन किसी ने किया है तो वो किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो पुस्तक है इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो इस पुस्तक में आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है। 4 कालखंडों में बांटा है, जिसमें से सबसे पहले कालखंड को इन्होंने नाम दिया है आदिकाल। ध्यान रखना, इन कालखंडों का पुनः नामकरण हुआ है ना। तो पहले कालखंड को आदिकाल, दूसरे कालखंड को पूर्व मध्यकाल, तीसरे कालखंड को उत्तर मध्यकाल, तीसरे कालखंड को कहा गया उत्तर मध्यकाल। और इसके बाद चौथा जो कालखंड है इसको नाम दिया गया आधुनिक काल। ये तो समय के हिसाब से बांटा गया विभाजन है, लेकिन आचार्य शुक्ल ने एक पद्धति प्रयोग की है। कल मैंने शायद आपसे चर्चा की थी, विधेयवादी पद्धति कहा जाता है इनका जो विभाजन है। इस विभाजन को कहा जाता है विधेयवादी पद्धति। और विधेयवादी पद्धति में ना केवल समय को ध्यान में रखा जाता है, बल्कि काव्य की प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखा जाता है। और इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके जब कालखंडों का या साहित्य का विभाजन होता है तो इस विधि को नाम दिया जाता है विधेयवादी पद्धति। तो आचार्य शुक्ल ने इन कालखंडों का पुनः नामकरण किया है। आदिकाल का नामकरण इन्होंने किया है वीर गाथा काल।
वीरगाथा काल। और इसकी समय सीमा आचार्य शुक्ल ने बताई है 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक। 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, महत्वपूर्ण बात है, कि आचार्य शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है वहां पर ईस्वी सन को रेफरेंस नहीं लिया है। किसको लिया है? विक्रम संवत को रेफरेंस लिया है। और यदि मैं इसको ईस्वी सन में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? 57 माइनस करना पड़ेगा। तो मैं इसको ईस्वी सन में 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन आचार्य शुक्ल ने अपनी पुस्तक में जो विभाजन किया वो विक्रम संवत में ही हमको मिलता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, दूसरा जो काल है पूर्व मध्य काल, इसके नामकरण के संबंध में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि यह काल भक्ति काल है, क्योंकि भक्ति कालीन या भक्ति काल में, इस कालखंड में भक्ति पर आधारित रचनाएं लिखी गई हैं। और इसकी समय सीमा आचार्य शुक्ल ने बताई है 1375 विक्रम संवत से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक। आप चाहे तो इसको ईस्वी सन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आया तो वो इसको पूछेगा किसमें? इस विक्रम संवत में। ठीक है, तीसरे कालखंड को नाम दिया गया है रीति काल। और रीति काल का समय बताया गया आचार्य शुक्ल के अनुसार 1700 विक्रम संवत से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक। 1900 विक्रम संवत तक। और आधुनिक काल को इन्होंने नाम दिया है गद्य काल। और गद्य काल की समय सीमा बताई है 1900 विक्रम संवत से लेकर के 1984 विक्रम संवत तक। यह समय सीमा आचार्य शुक्ल ने बताई है। ठीक है, अब इनको चाहो आप तो ईस्वी सन में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 57 माइनस करना है अपने को, है ना। अब हमको क्या करना है? हर कालखंड को एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, हालांकि हमको आगे जाकर के आधुनिक काल को पुनः 6 भागों में विभाजित करके पढ़ना होगा, क्योंकि 6 अलग अलग कालखंड फिर से मिलेंगे आपको। भारतेंदु युग मिलेगा आगे जाकर के, भारतेंदु युग मिलेगा। इसके अलावा इसके बाद आपको मिलेगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद आपको मिलेगा छायावाद का काल, छायावाद। फिर मिलेगा आपको प्रगतिवाद, फिर मिलेगा आपको प्रयोगवाद, और इसके बाद मिलता है हमको नवीन कविताओं का दौर। नवीन कविता का दौर। तो ये 6 कालखंडों में पुनः विभक्त होगा ये। और इसकी समय सीमा आचार्य शुक्ल ने बताई है, या परवर्ती जो इतिहास के लेखक हैं उन्होंने लिखा है कि भारतेंदु युग 1843 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला है। ईस्वी ना, अब ईस्वी आ गया, देखो आधुनिक काल का विभाजन ईस्वी में। इसके बाद द्विवेदी युग की समय सीमा बताते हैं 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक। और 1918 ईस्वी से लेकर के 1936 तक छायावाद का काल माना जाता है। 1936 से लेकर के 1942 तक आपका प्रगतिवाद है। 1942 से लेकर के 1951 तक प्रगतिवाद है।
हालांकि तार सप्तकों का प्रकाशन तो बाद में भी हुआ है ना। तार सप्तक के 4 संस्करण आए हैं। 1951 में आया सबसे पहला तार सप्तक, फिर 1959 में आया, ठीक है, 1979 में भी आया, 1979 में भी आया है, ठीक है, 43 में, 42 में आया, 51 में आया, 59 में आया और 79 में आया। यानी 43, 51, 59, 79, ये 4 ऐसे साल थे जिसमें तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ है। लेकिन 1951 के बाद की जो रचनाएं हैं उनको नवीन कविताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो 1951 से लेकर के अब तक के जो साहित्य हैं इनको रखा जाता है नवीन कविताओं के दौर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये पूरा विभाजन हमको पढ़ना है, ठीक है, ये पूरा विभाजन हमको देखना है। और हर कालखंड में कुछ कवि हुए हैं, हर कालखंड में आपको कवि मिलेंगे, काव्य की प्रवृत्तियां मिलेंगी, हर कालखंड में आपको नए प्रकार की रचनाएं मिलेंगी। तो उन सारी रचनाओं को हमको एक एक करके देखना है। तो सबसे पहला कालखंड है, इसको लिख लो पहले, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना ये जो 4 कालखंड हैं ये आएंगे विक्रम संवत में और इसके बाद के ईस्वी सन में, ठीक है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय बताया गया है। क्वेश्चन बनता है, विकल्प देता है 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। दूसरा विकल्प देगा 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी। तो कंफ्यूज मत होना, विक्रम संवत है। क्लियर है? चलो बढ़े आगे, लिख लिए इसको सारे लोग। चलो, तो पहला कालखंड है आदिकाल, हेडिंग डालेंगे आदिकाल। अब अगर आप किसी भी कालखंड को पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, किसी भी कालखंड को पढ़ रहे हैं, खासकर आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, तो इन 3 कालखंडों में क्या पढ़ना है ये मैं आपको पहले से थोड़ा सा बता देता हूं। किसी भी कालखंड को जब आप पढ़ेंगे, प्राचीन काल को, तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है इसका काल, यानी कालावधि कब से कब तक रही है ये हमको देखना है। पहली बात, ये अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरी बात, हर कालखंड को साहित्यकारों ने अपने हिसाब से काव्य की प्रवृत्ति के आधार पर उनका नामकरण किया है, तो वो नामकरण हमको याद होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, आप इस कालखंड की प्रमुख विशेषताओं को कम से कम एक बार देख लीजिएगा, विशेषताएं हर कालखंड की, क्योंकि किसी भी काल का जो, उस कालखंड की जो साहित्यों की विशेषता है, ये मान करके चलिए कि आपको उस काल में सामाजिक स्थिति वगैरह भी वैसे ही मिलेगी। कल हमने थोड़ी सी बात की भी थी कि भाई जो समाज है उसी का दर्पण है साहित्य, है ना। तो जिस कालखंड में साहित्यों का जो रूप दिखता है, कहीं ना कहीं हम समाज के रूप का अनुमान वहां से लगा सकते हैं, ठीक है। तो कालखंडों की विशेषताएं, और इसके बाद हमको देखना रहता है उस कालखंड के प्रमुख साहित्यकार एवं उन साहित्यकारों की रचनाएं। ये 4 चीजें हर कालखंड में हमको पढ़ना है। कालखंड देखना है, नामकरण देखना है, विशिष्टता देखनी है और साहित्यकार और उनकी रचनाएं देखनी है। तो सबसे पहला कालखंड है, हमने कहा आदिकाल। तो आदिकाल का समय आचार्य शुक्ल ने बताया है 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक। पहली चीज का समाधान हो गया कालखंड का, ठीक। अब इस कालखंड को ना अलग अलग साहित्यकारों ने अपने हिसाब से नाम दिया है, नाम। नामकरण इस कालखंड का, जैसे इस कालखंड को वीर गाथा काल कहा है आचार्य शुक्ल ने।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल लिखूंगा, समझ जाएंगे आप। ठीक है, आचार्य शुक्ल, कहीं पर भी अगर आचार्य शुक्ल बोलता हूं इसका सीधा मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। ठीक है, तो वीरगाथा काल में या वीरगाथा काल नाम दिया है आदिकाल को किसने? आचार्य शुक्ल ने। अब इसी से कंफ्यूज करता हुआ एक नाम मिलेगा वीरकाल। वीरकाल, और वीरकाल नाम दिया है आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ ने वीरगाथा काल को नाम दिया है वीरकाल। तो क्वेश्चन आता है कई बार कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले साहित्यकार कौन थे? ठीक है, या आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है, क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, या आपको चार नाम यहां दे देगा, चार नाम यहां दे देगा, बोलेगा सुमेलित करो, आदिकाल के नामकरण के संबंध में सुमेलित करो। ठीक है, तो वीरगाथा काल, वीरकाल, याद हो गया। इस कालखंड को चारण काल नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। चारण काल नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कल इन पे भी थोड़ी बात हुई थी हमारी, है ना। जॉर्ज ग्रियर्सन कौन था? इसने एक पुस्तक लिखी, नाम क्या था? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना। किसने लिखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, और उसी पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास को 13 खंडों में बांटा है इसने, 13 खंडों में, जिसमें सबसे पहला खंड है चारण काल। ठीक है, तो चारण काल से ये रचनाएं शुरू करते हैं। इसी से कंफ्यूज करता हुआ एक नाम मिलेगा संधि एवं चारण काल। संधि एवं चारण काल, ये नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस कालखंड को नाम दिया है संधि एवं चारण काल। ठीक है, इसके बाद इस कालखंड को बीजवपन काल कहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कालखंड को क्या नाम दिया है? बीज वपन काल। ठीक है, बीज वपन काल इसको नाम दिया है। इस कालखंड को सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्ध सामंत काल ये कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। अच्छा, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम पता है? इनका मूल नाम था केदार पांडेय। मूल नाम था इनका केदार पांडेय। ठीक है, सिद्ध सामंत काल नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। इसी काल को, इसी काल को आधार काल की संज्ञा दी है सुमन राजे एवं मोहन अवस्थी ने। सुमन राजे की पुस्तक का नाम क्या था? हाँ, आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो याद करना है। ठीक है, अब वो किताब पढ़ने के लिए तो नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ, रचना याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आधार काल नाम दिया है किसने? सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने। ठीक है, इतना याद हो गया। इसी काल को प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने।
और इस काल को आदिकाल की संज्ञा दी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 9 नाम होंगे टोटल, है ना? 9 नाम हो गए, ठीक है। वीरगाथा काल, वीर काल, चारण काल, संधि एवं चारण काल, सिद्ध सामंत काल, बीज वपन काल, आधार काल, प्रारंभिक काल, आदि काल। ठीक है, ये 9 नाम हैं और इन नामों के प्रयोक्ताओं का नाम हमको पता होना चाहिए। प्रयोक्ता कौन है इनका? प्रयोक्ता मतलब ये नाम देने वाला। तो वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा है वीर काल, सॉरी वीर गाथा काल। वीर काल कहा है आचार्य विश्वनाथ ने। सिद्ध काल कहा है किसने? सिद्ध सामंत काल। यही तो क्रम बदले तो सर अभी भी वही चल रहा है। राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया है सिद्ध सामंत काल। अब देखो इनका कारण भी है ना क्यों नाम दिया। देखो इसको वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल ने या विश्वनाथ ने वीर काल इसलिए कहा क्योंकि इस काल में हमको वीरों की रचनाएं मिलती हैं, मतलब वीरों पर लिखी गई रचनाएं मिलती हैं। वीरता का वर्णन बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आपको इस काल में ऐसे ऐसे रचनाकार मिलेंगे जो अपने राजाओं की प्रशंसा इतना ज्यादा करते हैं, उनकी वीरता की प्रशंसा इतनी ज्यादा करते हैं कि कई बार उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे पृथ्वीराज रासो है ना। पृथ्वीराज रासो को जब आचार्य शुक्ल ने पढ़ा तो बोले कि यार ये किताब तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऐतिहासिकता की दृष्टि से इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए आचार्य शुक्ल पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानते हुए भी इसको जाली ग्रंथ कहते हैं। जाली ग्रंथ क्यों? क्योंकि ऐतिहासिकता की दृष्टि से वो पूर्णतः संदिग्ध है, वो पूर्णतः संदिग्ध है वो। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी रचनाएं मिलेंगी जहां राजाओं की प्रशंसा बहुत ज्यादा की गई लेकिन उसको उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वीरता का वर्णन तो है, तो वीरता का वर्णन यहां पर बहुत ज्यादा मिलता है, शौर्य का वर्णन बहुत ज्यादा मिलता है। इसीलिए इस काल को आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल और इस काल को आचार्य विश्वनाथ ने वीर काल की संज्ञा दी है। ठीक, अब इस काल को चारण काल क्यों कहा है ग्रियर्सन ने? क्योंकि इस काल में जो कवि होते थे, जो राजाओं की प्रशंसा में लिख रहे हैं, उनको कहा जाता था चारण कवि। चारण कवि राजाओं की प्रशंसा में काव्य लिखते थे और युद्ध होने पर वो सबसे सामने खड़े होते थे। ऐसा नहीं है भाई कि वो केवल कविता लिखने का काम करते थे, नहीं, वो लिखते भी थे और युद्ध भी लड़ने जाते थे। और इसीलिए जब पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने पूरा नहीं लिखा है, उसको उसका बहुत बड़ा भाग जो है उसके बेटे ने पूरा किया जिसका नाम था जल्हन। तो एक बार जब अपने पुस्तक को, मतलब उसको आदेश हुआ कि भाई अब तुमको गजनी जाना पड़ेगा युद्ध करने के लिए, तब वो उस पुस्तक की रचना कर रहे थे और वहीं पर वो उस पुस्तक को अपने बेटे को अपने हाथ में देते हैं और इसका वर्णन, इसका प्रमाण वहां पर लिखा है। पुस्तक जल्हन हथ दे चले गज्जन नृप काज, मतलब पुस्तक को जल्हन के हाथ में दे करके मैं गजनी जा रहा हूं राजा के कार्य के लिए। तो ये वर्णन मिलता है और उसके बाद का जो भाग है वो पूरे का पूरा जल्हन ने लिखा है। ठीक है, तो चंद्रबरदाई ने पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, उसको पूरा करने का काम किया है उनके पुत्र जल्हन ने। ज आधा ल हण हा और बाण का ण। ठीक है, जल्हन ने इसको पूरा किया है। तो चारण काल, तो चारण कवियों के द्वारा यहां पर रचनाएं मिलती हैं, इसीलिए इस कालखंड को नाम दिया गया चारण काल। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इस काल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा संधि एवं चारण काल। चारण काल इसलिए क्योंकि चारण कवि हैं। संधि काल क्यों कहा सर? देखो, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ऐसे साहित्यकार हैं, ऐसे हिंदी के साहित्य का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने 693 ईस्वी से लेकर के, 693 विक्रम संवत से लेकर के
1693 विक्रम संवत तक के इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है। इसका जो ये जो 1000 साल का समय है ना, इसमें जो साहित्यों में परिवर्तन आए उसको डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बहुत अच्छे से लिखा है। और इस काल में राजा भोज के बाद, पता है ना, राजा भोज, धार, उज्जैन, है ना, उनके बाद जो राजा हुए, तो उनके समय में जो काव्य की भाषा थी वो असल में प्राकृत और अपभ्रंश के मिश्रण से बनी थी। ना तो वो पूर्णतः प्राकृत थी और ना ही अपभ्रंशों का पूर्णतः उदय हुआ था। अपभ्रंशों का उदय तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास कंप्लीट हम मानते हैं, है ना, लेकिन उसके पहले के समय में अपभ्रंश और प्राकृत का मिश्रण चल रहा था। तो चूंकि इस समय में प्राकृत और अपभ्रंश की संधि हो रही है, इसीलिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको नाम दिया है संधि काल। और चारण काल इसलिए कहा क्योंकि चारण कवियों की प्रधानता है। इसके बाद बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्यों कहा होगा? क्योंकि इसी समय हिंदी के साहित्यों को लिखने की नींव पड़ी थी, पहला बीज बोया गया था, है ना, पहला बीज बोया गया था। और इसीलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को नाम दिया है बीज वपन काल। इस काल को सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत में पाली भाषा पर शोध कार्य करने के लिए विशेषतः जाना जाता है। इनको ट्रैवलर, ये बहुत बड़े ट्रैवलर थे, ये घूमते थे। और ये जब घूमते थे ना, तो हिमालय के कंदराओं में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? पाली तिब्बती भाषा का संग्रह है ना, विपुल जो संग्रह आज हमारे पास उपलब्ध है, उसको संकलित करने के लिए ये घूम रहे हैं। सोचो, हिमालय में जहां ऐसे 6-6, 7-7 किलोमीटर का नीचे गर्त है, फिर ऊपर चढ़ना है 5 किलोमीटर, फिर नीचे जाना। ये आदमी खच्चर लेके निकल गए थे पूरा घूमने के लिए। और खच्चर में घूम करके हिंदी मतलब पाली भाषा का जो आज हमारे पास इतना साहित्य है वो इन्होंने संकलित किया है, तो इसीलिए बड़ा नाम है। और इन्होंने नाम दिया है इस काल को सिद्ध और सामंत काल। यहां पर दो शब्द हैं, ध्यान देना, सिद्ध है और सामंत है। सिद्ध किसको कहा जाता है? असल में यहां पर ये जो सिद्ध शब्द है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के साधु हैं, है ना। बौद्ध धर्म में एक शाखा होती है जिसको बोला जाता है वज्रयान शाखा, जिसको तांत्रिक शाखा भी मानते हैं हम लोग। तारा देवी की उसमें पूजा होती है ना। तो ये जो सिद्ध है ना, वो असल में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के भिक्षुक हैं, साधु हैं। उनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। इसमें नाम आता है सरहपा का, शबरपा का, लुईपा का, नाम सुना होगा आपने शायद, ठीक है, अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो जरूर सुना होगा आपने। और एक नाम आ रहा है सामंत। तो सिद्ध तो समझ आ गया कि उन साधुओं के द्वारा, उन श्रमणों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वो सिद्ध साहित्य हैं। सामंत कौन है? सामंत राजाओं के अधीन राज करने वाले मनसबदार हैं, एक तरीके से मनसबदार है, ठीक है। जो जैसे हमारे यहाँ एक शब्द प्रयोग होता है करद राज्य, है ना, कर देने वाला राज्य, द मतलब देने वाला, तो ऐसा राज्य जो कर देता है उसको बोला जाता है करद राज्य। तो इस काल में बहुत सारे, अब मुख्य राजा के अधीन बहुत सारे राजा काम करते थे, ठीक है। ये राजा है तो ये महाराजा है। तो महाराजा को सब लोग क्या करते थे? राजा लोग टैक्स देते थे। जब समुद्रगुप्त के समय पढ़ते हैं ना ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति, तो वहां पर महेंद्र को हरा करके उसके राज्य को विलय नहीं किया था समुद्रगुप्त ने। उसने कहा कि ठीक है, जा जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन टैक्स देता रहना मेरे को, है ना। ऐसा मत हो कि तू टैक्स देना भूल जाए और फिर से मुझे चढ़ाई करनी पड़े, है ना। तो करद राज्य ऐसे बनते थे। तो इस काल में वो जो राजा थे, जो अधीनस्थ राजा हैं, उनके सामंतों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं, उनके चारण कवियों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं, उनको, उन्हीं के आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने इस कालखंड को सामंत काल कहा है। तो सिद्ध काल,
प्लस सामंत काल, इन दोनों को मिलाकर राहुल सांकृत्यायन इस कालखंड का नाम रखते हैं सिद्ध सामंत काल। तो सर इस काल को आधार काल क्यों कहा सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने? क्योंकि ये काल ऐसा काल है जिसमें हिंदी साहित्य का आधार बना, नींव डली, नींव डली, फिर वहां से आज आधुनिक साहित्य हमको दिखाई पड़ते हैं धीरे धीरे। प्रारंभिक काल, क्योंकि हिंदी का प्रारंभिक रूप हमको दिखाई पड़ता है, इसीलिए ये प्रारंभिक काल है। आदि काल, क्योंकि हिंदी का आरंभिक रूप है, इसीलिए आदि काल है। तो बाकी नाम तो आसान है, इन नामों को याद रखना जरूरी है, इन नामों को याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? यहां से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि आदि काल को फलाना नाम किसने दिया, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन। क्वेश्चन कर लेगा कि आदि काल को बीज वपन काल की संज्ञा किसने दी, और ये सीजीपीएससी मेंस में 2-3 बार आया क्वेश्चन है मेंस में, तो पीएससी ले रहा है मतलब उसके वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ये। ठीक है, तो आदि काल को बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीज वपन काल कहा। वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा। वीर काल किसने कहा? तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। संधि काल किसने कहा? संधि एवं चारण काल, ये कहा है आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। ठीक है, तो ऐसे नाम एकदम याद होने चाहिए, हो जाएगा याद। ठीक, अब आते हैं इस कालखंड की प्रमुख विशेषताओं पर। इस कालखंड की प्रमुख विशेषता, आदि काल की विशेषताएं। आदि काल की जो सबसे पहली विशेषता है ना, वो है वीर रस प्रधान रचनाएं। वीर रस प्रधान रचनाएं इस कालखंड में लिखे गए हैं। बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनमें वीर रस की प्रधानता है, और उसी के समान बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, तो वीर रस प्रधान रचनाएं हैं। दूसरा, श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी लिखी गई हैं। श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी हैं, और इसका कारण यह है कि इस काल में युद्ध और प्रेम का सजीव चित्रण मिलता है। युद्ध और प्रेम का सजीव चित्रण मिलता है। अब सीधी सी बात है, यदि युद्ध का वर्णन हो रहा है, मतलब सीधी सी बात है वहां पर वीर रस की प्रधानता होगी ही, है ना। और अगर प्रेम का वर्णन हो रहा है तो सर श्रृंगार की प्रधानता हो जाएगी। तो युद्ध और प्रेम दोनों का सजीव चित्रण यहां पर हमको देखने को मिलता है। इस काल की एक बड़ी खासियत यह है कि इस काल के साहित्य ऐतिहासिकता की दृष्टि से संदिग्ध हैं। ऐतिहासिकता की दृष्टि से संदिग्ध हैं। ठीक है, इस काल में जो रचनाएं मिलती है ना, उन पे आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को, लिख लेना, आचार्य शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो क्या है? दो चीजें हैं पृथ्वीराज रासो के संबंध में, दो बातें। पहली बात कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, बिल्कुल है, आचार्य शुक्ल ने कहा है कि ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। लेकिन
प्रथम महाकाव्य होने के बावजूद ये कैसा ग्रंथ है? जाली ग्रंथ है। मतलब ऐतिहासिकता की दृष्टि से आप इन पर भरोसा नहीं कर सकते, ये कहा है आचार्य शुक्ल ने। ठीक है। इस काल की एक बड़ी खासियत यह है कि इस काल में हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप का जन्म होता है। हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप का जन्म हुआ। ठीक है। जिसको अलग अलग साहित्यकार जो हैं वो अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है। अगर वर्तमान समय में देखें तो अधिकांश रचनाकार इस भाषा को अपभ्रंश या अवहट्ट की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन उसी समय के रचनाकार जैसे अपने विद्यापति, कीर्तिलता, कीर्तिपता का पदावली उनकी रचना है। कीर्तिलता में लिखते हैं, देसिल बयना सब जग मिठा। मतलब अपनी भाषा को वो क्या कहते हैं? देसिल बयना, देसी भाषा वो कहते हैं। ठीक है। तो ये लाइन भी आता है कि देसिल बयना सब जग मिठा, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है विद्यापति की। ठीक है। विद्यापति की पंक्ति है। तो हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप का जन्म हमको यहां पर दिखाई पड़ता है। ठीक। और क्या दिखता है सर इस काल में? इस काल के काव्यों में हमको डिंगल पिंगल शैली दिखाई पड़ती है। डिंगल पिंगल शैली हमको यहां पर दिखाई पड़ती है। अब ये डिंगल पिंगल क्या है सर? हाँ, राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश। ठीक है। या और सरल शब्दों में कहें तो प्राकृत मिश्रित अपभ्रंश को आप डिंगल पिंगल कहते हैं। ठीक है। प्राकृत मिश्रित जो अपभ्रंश है वो कहलाते हैं क्या? डिंगल पिंगल शैली। अब प्राकृत उस समय की अगर देखा जाए तो सर राजस्थानी मूल है, क्योंकि खड़ी बोली हमने वहीं से लिया है। खड़ी बोली जो है वो हिंदी का मानक रूप है। और खड़ी बोली किधर प्रसिद्ध थी पहले? पश्चिम हिंदी, मतलब राजस्थान वाला इलाका। ठीक है। तो डिंगल पिंगल शैली जो है इसका मतलब होता है राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश, या विकल्प में देगा प्राकृत मिश्रित अपभ्रंश। तो प्राकृत मिश्रित अपभ्रंश या राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश को डिंगल पिंगल भाषा कहा जाता है। अच्छा, कुछ काव्य शास्त्री जो है ना वो इस शब्द का अर्थ अलग ही निकालते हैं, डिंगल और पिंगल का। डिंगल का मतलब होता है कर्कश भाषा, मतलब ऐसी भाषा जो चुभे, है ना, जो सुनने में थोड़ी कर्कश हो लेकिन काव्य में वो सटीक बैठे। जैसे मान लो उसको युद्ध का वर्णन करना है तो टक 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 डम 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 डम, ऐसे शब्दों का प्रयोग परिस्थिति अनुकूल सही है कि नहीं? हालांकि ये बहुत कर्कश ध्वनि है काव्य के हिसाब से, है नहीं, खट 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 शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी ध्वनि लग रही है। क्यों? युद्ध का वर्णन हो रहा है। तो इस शैली को कहा जाता है डिंगल शैली। ये कर्कश ध्वनियां हैं। और पिंगल शैली ऐसी शैली होती है जिसमें कर्णप्रिय ध्वनियों का प्रयोग होता है। कर्णप्रिय ध्वनि जैसे बहुत सारे रचनाएं जो श्रृंगार का वर्णन करते हैं, किंकिर किंकिर किंकिनी नुपुर धुनि सुनी। अब देखो ये अनुप्रास जैसा है, ये अनुप्रास ही है ना? और अनुप्रास का जब प्रयोग हो रहा है तो कितना सुंदर लग रहा है सुनने में, है कि नहीं? कहत नटत रीझत खीझत, आगे जाएंगे बिहारी पढ़ेंगे तो कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। देखो ता का प्रयोग क्या शानदार है कि नहीं? ये पिंगल शैली है। मतलब कुछ भाषा शास्त्री ये कहते हैं कि डिंगल का मतलब होता है कर्कश ध्वनि, वहीं पिंगल का मतलब होता है कर्णप्रिय ध्वनि जो सुनने में अच्छी लगे। तो इन दोनों प्रकार के डिंगल पिंगल का प्रयोग हमारे आदि काल में हमको दिखता है, चाहे वो भाषा के स्तर पर हो चाहे शैली के स्तर पर हो। शैली के स्तर पर देखें तो अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी, और अगर भाषा के स्तर पर देखें तो कर्कश और कर्णप्रिय दोनों प्रकार की ध्वनियां हमको इस काल में दिखाई पड़ती हैं। इस काल में छंदों का प्रयोग हुआ, इस काल में छंदों का प्रयोग हुआ,
और प्रमुख छंद के रूप में हमको क्या दिखता है? प्रमुख छंद के रूप में हमको दिखाई पड़ता है चौपई और दूहा। दूहा। और एक छंद जो इस काल में बहुत प्रसिद्ध हुआ वो है आल्हा छंद। जो आल्हा हम लोग पढ़ते हैं ना, हाँ अलग है, इसी से चौपाई बना है फिर। ठीक है, अपभ्रंश में इसका रूप चौपई के रूप में होता था। ठीक है, तो चौपई, दूहा, दोहा नहीं है, दूहा। हमारे यहां दोहा 13-11, चौपाई 16-16 चलता है, ये क्रम चलता है ना। यहां पर चौपई अलग छंद है, दूहा अलग छंद है। ठीक है, लगभग वैसा ही है, संरचना लगभग वैसी ही है, लेकिन इनको मात्राओं की संख्या बदलने के कारण क्या होता है, गाने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, तो प्रमुख छंद में चौपई, दूहा, आल्हा ये हमको दिखाई पड़ता है। तो ये इस काल की प्रमुख विशेषता है। अब इस काल की इन सारी विशेषताओं को समझने के लिए ना हमको थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहिए। ठीक है, आप अगर इतिहास में जाएंगे, आप अगर इतिहास में जाएंगे तो लगभग हमने समय कहा 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक। अगर ईस्वी में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक। ये ईस्वी, ये समय है, ये समय है आदिकाल का। ठीक, अब इस काल में साहित्यों का रूप क्या होगा समझना। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है ना। आचार्य शुक्ल ने भी इसी चीज को कहा है। तो ये जो काल है इसके इतिहास को जब आप समझेंगे तो साहित्यों का रूप आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब यदि इस काल का इतिहास हम देखें 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक का, तो इस काल में आपको यह दिखेगा कि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता उपस्थित नहीं है। केंद्रीय सत्ता मतलब कोई ऐसा साम्राज्य नहीं है जो कि सबको कंट्रोल करके रखे, जैसा मौर्य काल में हमको दिखता है। मौर्य काल में आपको यह दिखता है कि एक बड़ा राजा है, उसके अधीन बहुत सारे राज्य काम कर रहे हैं, है कि नहीं। और आगे बढ़े तो गुप्त काल में केंद्रीय शक्ति है, केंद्रीय शक्ति है और वो बाकी के राज्यों को कंट्रोल करके रखे हुए है। ठीक है, और इतिहास में ना दो नियम बड़े प्रसिद्ध हैं। पहला नियम यह है कि इतिहास खुद को दोहराता जरूर है, आपने सुना होगा ये, इतिहास खुद को दोहराता है। और दूसरा ये कि दूसरा इतिहास का दूसरा ये कि जब भी कभी केंद्रीय शक्ति का अभाव होता है ना, स्थानीय राज जो हैं वो सर उठाने लगते हैं। ये दूसरा नियम है। तो जब भी केंद्रीय शक्ति होती है ना तो वो चीजों को कंट्रोल करके रखती है ना। लेकिन जैसे ही ये केंद्रीय शक्ति एब्सेंट होती है, इसका अभाव हो जाता है, तो सारे राजवंश, आसपास के जितने छोटे छोटे राजा थे वो सर उठाने लगते हैं। अब उस समय राजाओं में एक बड़ी प्रवृत्ति पाई जाती थी साम्राज्यवाद की। वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना चाहते थे। इस काल में हमको राजपूत काल चलता हुआ दिखता है ना। इसी काल में आप देखोगे 993 ईस्वी से 1318 ये कालखंड जो है, जैसे ही गुप्त काल का पतन होता है, गुप्त काल के बाद थोड़ा बहुत देखा जाए तो पुष्यभूति या वर्धन वंश, हर्षवर्धन का काल। और जैसे ही वर्धन वंश खत्म होता है, भारत में कई छोटे छोटे राजवंश बन जाते हैं, कई राजवंश। आप उसी समय देखो ना, हमारे यहां छत्तीसगढ़ में भी कितने सारे राजवंश पड़ते हैं। एक क्षेत्रीय राजवंश वहीं से शुरुआत होती है हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास की, राजर्षि तुल्य कुल। चौथी या पांचवी छठवीं शताब्दी में ही तो शुरू होता है, जब गुप्त वंश समाप्त हो जाता है कि नहीं। अब उसके बाद कई सारे राजवंश बनते हैं। हर राजवंश दूसरे राजवंश पर हावी होना चाहता था, युद्ध चलता था।
और इसी युद्ध का वर्णन करने के लिए चारण कवि होते थे, अपने दरबार में रखे जाते थे। राजा अपने दरबार में रखते थे चारण कवि। वो चारण कवि क्या करते थे, राजाओं की प्रशंसा में प्रशस्ति काव्यों की रचना करते थे। जैसे चंदबरदाई हो गए, चंदबरदाई भी क्या कर रहे हैं, अपने राजा की प्रशंसा ही तो लिख रहे हैं, है कि नहीं। या जगनिक हो गए, जगनिक क्या कर रहे हैं सर, परमाल रासो लिख रहे हैं, राजा की प्रशंसा हो रही है कि नहीं। बीसल देव रासो, नरपति नाल क्या कर रहे हैं, वही काम तो कर रहे हैं। तो जितने रचनाकार हैं इस काल में आपको अपने राजाओं की प्रशंसा करते हुए मिलेंगे, ठीक है। अब राजाओं की प्रशंसा करनी है तो सीधी सी बात है, ऐसी बातें लिखनी पड़ेंगी जिससे कि राजा जो है वो खुश हो जाए। तो कई बार ऐसा होता था कि बातों को इतना बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया जाता था कि उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। जैसे आप जब आल्हा खंड पढ़ेंगे, है ना, परमाल रासों में एक खंड है आल्हा खंड। आल्हा खंड में 5 भाई हैं, 5 मित्र हैं, समझो 2 भाई हैं बाकी लोग मित्र हैं। आल्हा है, उदल है, आल्हा उदल की कहानी, आल्हा है, उदल है, ब्रह्म कुमार है, ढेबा है, मलखान, 5 लोग हैं। उदल का जन्म जिस दिन हुआ उसका वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि जय दिन जन्म भय उदल के धरती धसी 2.5 हाथ। मतलब जिस दिन उदल का जन्म हुआ उस दिन धरती 2.5 हाथ धस गई। मतलब केवल शौर्य का वर्णन करना है। तो ऐसा कभी होता है क्या कि कोई बच्चा जन्म ले और जन्म ले तो फिर धरती जो है उसमें मतलब 2.5 हाथ धस जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं, केवल शौर्य का वर्णन करना है सर। तो शौर्य का वर्णन करने के लिए यह लाइन लिखी गई है, प्रतीकात्मक है कि वो इतने वीर थे कि उनके प्रताप से धरती जो है वो भी दब गई थी, ऐसा। और वही परमाल रासों में आता है कि 12 बरस ले कुकर जीवे, 16 लू जिए सियार, और बरस 18 छत्री जीवे, आगे जिए तो धिक्कार। मतलब क्षत्रियों की अधिकतम आयु बताई है 18 वर्ष। 18 साल से ऊपर अगर जीता है तो उसके जीवन को धिक्कार है। कुत्ता 12 साल तक जिएगा, सियार 16 साल तक जीता है, क्षत्रिय 18 साल से ऊपर नहीं जीना चाहिए। क्यों? उसको युद्ध करके रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो जाना चाहिए। शौर्य का वर्णन ही तो है कि नहीं। तो शौर्य का वर्णन अतिशयोक्ति के रूप में किया गया है, बहुत ज्यादा अति की गई है। इसीलिए तो हमने कहा कि यह साहित्य ऐतिहासिकता की दृष्टि से बहुत ज्यादा संदिग्ध है, ठीक है। ये इस काल में मिलेगा। इस काल में अपभ्रंश का मेल होता है प्राकृत से, और यहीं पर एक नवीन रूप भाषा का हमको साहित्यों में दिखाई पड़ता है, क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में, ठीक है। तो ये विशेषताएं हैं इस काल की, ठीक। अब इस काल के साहित्य और साहित्यकार, अब रचनाओं को याद करने का समय आ गया है ना। आदिकाल के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, ये हमको याद करना है। तो आदिकाल के साहित्यों को यदि हम देखें तो आदिकाल के जो रचना है, आदिकाल की जो रचना है उनको 4 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। कौन से 4 भाग हैं सर? एक भाग में आते हैं रासो साहित्य। सबसे पहले भाग में कौन आते हैं? रासो साहित्य। रासो साहित्य। एक भाग में आते हैं रास साहित्य। रास साहित्य। एक भाग में आते हैं सिद्ध साहित्य, और एक भाग में आते हैं नाथ साहित्य। तो इन 4 खंडों में बांट करके आदिकाल के साहित्यों को पढ़ा जाता है, ठीक है। 4 भाग, रासो साहित्य, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। अब ये चारों किस प्रकार के साहित्य हैं सर? देखो,
रासो साहित्य की जब हम बात करते हैं ना, तो रासो साहित्य ऐसी रचनाएं हैं जो राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई हैं। रासो जैसे पृथ्वीराज रासो, है ना, पृथ्वीराज रासो ऐसा। और इसके अंतर्गत एक रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो रचनाकार कौन है? चंदबरदाई। इसके रचनाकार हैं चंदबरदाई। और इसी सीक्वेंस में याद करना ना, पहले रचना फिर रचनाकार। क्यों? क्वेश्चन ऐसे ही तो पूछेगा, फलाना के रचनाकार कौन है ना, तो इसी सीक्वेंस में याद भी रहना चाहिए अपने को। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंदबरदाई। एक रचना है विजयपाल रासो, और इसके रचनाकार हैं दलपति विजय। ठीक है, दलपति विजय। एक रचनाकार है, एक रचना है बीसल देव रासो, और बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। एक रचनाकार है इसमें, रचना है इसमें, एक रचना है इसमें आपका रणमल्ल छंद, और ये रचना है श्रीधर की। एक रचनाकार हैं इस काल में विद्यापति, उनकी रचना है पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इसके रचनाकार, इन तीनों के रचनाकार हैं विद्यापति। विद्यापति, ठीक है, विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के बिप्सी नाम के गांव में इनका जन्म हुआ था। शैव धर्म को मानने वाले थे, ठीक है, और राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। उन्हीं के, शिवपाल सिंह, उनके उनके प्रशंसा में लिखा है इन्होंने कीर्ति लता। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो विद्यापति है इस काल में रचनाकार। और कौन है सर रचनाकार? अन्य रचनाकारों में एक नाम मिलता है हमको, एक तो जगनिक को याद रखना इसमें। इन्होंने लिखा है परमाल रासो। परमाल रासो लिखा है जगनिक ने, जगनिक ने। ठीक है, ये रासो साहित्य है। इसके अलावा एक रचनाकार अमीर खुसरो, नाम सुना है आपने? अमीर खुसरो के बारे में दो चार फैक्ट अच्छे से याद कर लो। कैसे? अमीर खुसरो, इनकी रचना है खालिक बारी। खालिक बारी। इसके अलावा नूर ए सिपहर, नूर ए सिपहर इनकी रचना है। इसके अलावा पहेलियां मुकरियां, दो सखुने, पहेलियां दो सखुने इनकी रचना है। ठीक है, इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। औलिया के शिष्य थे ये।
ठीक है। और अपने गुरु की मृत्यु पर ना एक बहुत फेमस लाइन बोलते हैं ये, गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस। सुना होगा आप लोग, है ना? नहीं सुनी? गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस। उसके बाद है चल, नहीं, चल खुसरो घर आपना रैन भई चहुदेश। चारों तरफ अब रात हो गई है, अब कुछ नहीं बचा है जीवन में, है ना? गुरुजी चले गए इनके, ठीक है। तो गोरी सोई सेज पर मुख पर डारे केस, अपने आप को प्रेमी बताते हैं और अपने ईश्वर को ये प्रेमिका बताते हैं, ठीक है। इस काल में मिलेगा आपको, ठीक है। सूफी संत है ना निजामुद्दीन, इनकी खासियत है। तो इनके गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। इनकी बड़ी सारी रचनाएं आप लोग आज भी सुनते हो। छाप तिलक सुने होंगे, है ना? छाप तिलक आपने सुना होगा। जिहाल मिस्किन मुकुन बरंजिश सुने होगे ना, वो भी इन्हीं की रचना है। हाँ, वो गाना है इन्हीं की रचना है वो, ठीक है। बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये है अमीर खुसरो, इनको सितार और तबले का आविष्कारक माना जाता है ना? इनको भारत का तोता या तूती ए हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो को ही, ठीक है। ये याद रखिएगा, याद हो जाएगा। ये है अमीर खुसरो। तो इतनी रचनाएं हैं रासो साहित्य में। अब आते हैं रास साहित्य में। तो रास साहित्य में सबसे पहले तो ये फैक्ट याद रखना कि रास साहित्य का संबंध जैन साहित्यों से है या जैन धर्म से है। जैन धर्म से रास साहित्य, ठीक है। रास का मतलब वो कृष्ण मार्गी शाखा मत सोच लेना भाई। रास साहित्य है किससे संबंधित? जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। ये जो रास साहित्य है, इसके अंतर्गत एक रचना मिलती है हमको, उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास। एक मिलता है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा है, भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा है शालीभद्र सूरी ने। और उपदेश रसायन रास लिखा है, जहां तक आसगु ने, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जीव दया रास लिखा है आसगु ने। उपदेश रसायन रास, एक सेकंड ना क्रॉस चेक कर लेता हूं। जिन दत्त सूरी ने लिखा है ना उपदेश रसायन रास। हाँ, जिन दत्त सूरी ने लिखा है उपदेश रसायन रास। जिन दत्त सूरी, जिन दत्त सूरी ने लिखा है उपदेश रसायन रास। और जीव दया रास लिखा है आसगु ने, ठीक है। आसगु नाम का कवि है, उसने लिखा है जीव दया रास। चलो अब आते हैं सिद्ध साहित्यों में। अच्छा, शालीभद्र सूरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि गणपति चंद्र गुप्त जो हैं वो इनको हिंदी का पहला कवि मानते हैं, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में ना बहुत खिचड़ी है। तीन चार अलग अलग नाम मिलेंगे आपको। एक तो नाम मिलेगा इनका, ठीक है, शालीभद्र सूरी का। एक नाम मिलेगा स्वयंभू का। एक नाम मिलेगा पुष्पदंत या कवि पुष्प जिसको कहा जाता है उसका। और एक नाम मिलेगा सरहपा का। तो चार अलग अलग लोग हैं और अलग अलग लोग इनको प्रथम कवि मानते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे उनको। तो सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य मैंने आपको बताया कि ये बौद्ध धर्म के साहित्य हैं। इनका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। और सिद्ध वज्रयान शाखा से संबंधित था, है ना। सिद्ध जो थे वो बौद्धयान शाखा से संबंधित थे।
इसके अंतर्गत एक रचनाकार हैं सरहपा, और सरहपा की रचना है दोहा कोश, और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन सरहपा को, और गणपति चंद्रगुप्त जो है वो शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि मानते हैं। इसके अलावा एक रचना है चर्यापद, और इसके रचनाकार हैं शबरपा। शबरपा ये रचना है, इनकी रचना है चर्यापद। ठीक है, तो दोहा कोश के रचनाकार सरहपा और चर्यापद के रचनाकार शबरपा। नाथ साहित्य में याद रखिएगा गोरख बानी, ये रचना है गोरखनाथ की, गोरखनाथ की रचना है। ठीक है, नाथ साहित्य नाथों के द्वारा लिखे गए साहित्य थे। अब ये नाथ कौन होते हैं सर? जो नाथ परंपरा को मानते हैं। नाथ परंपरा वाले कौन है सर? हाँ, योगी है इन लोग। ठीक है, अपने यहाँ योगी आदित्यनाथ जी है ना, गोरखपुर से, गोरख मठ के ही तो वो मठाधीश हैं अभी वर्तमान में, है ना। तो गोरखनाथ जो थे ये नाथ पंथ के अंतर्गत आने वाले गुरु हैं। ठीक है, अच्छा यहां से याद रखिएगा नाथों की संख्या कभी पूछ ले तो नाथों की संख्या थी 9, नवनाथ कहते थे इनको, और सिद्धों की संख्या थी 84। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। नाथों की संख्या कितनी? 9। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लेगा तो काम आएगा। सिद्धों की संख्या 84 और नाथों की संख्या 9, ऐसे। ठीक है, ये तो हो गए इस काल की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार। अब इतने में अगर इंपॉर्टेंट देखें ना तो मेन जो हिस्सा है वो ये वाला है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रासो साहित्य, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य भले ना पूछे, नाथ साहित्य भले ना पूछे, लेकिन यहां के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के बारे में 2-4 फैक्ट मैंने जो आपको बताए वो याद रखिएगा कि इनको आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले या प्रथम महाकाव्य मानने वाले रचनाकार कौन है? तो आचार्य शुक्ल हैं। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने किसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? पृथ्वीराज रासो को माना है। ठीक है, और आचार्य शुक्ल ने इस रचना को पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा है कि यह 4 कथन देगा, प्रामाणिक है, प्रामाणिक है और प्रथम महाकाव्य है, जाली है किंतु प्रथम महाकाव्य नहीं है। समझ आ रही बात? तो इसका आंसर है प्रथम महाकाव्य है किंतु जाली है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे ही तो बनते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रामाणिक नहीं है, जाली ग्रंथ है, किंतु पहला महाकाव्य इसको माना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, विद्यापति के बारे में याद रखिएगा कि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये 4 भाषाओं का प्रयोग करने में भारी निपुण, एकदम निष्णात। एक तो मैथिली इनकी मूल भाषा थी, इसके अलावा इनको नेपाली बहुत अच्छी आती थी, इसके अलावा ओडिया, उसके अलावा ओडिया, बंगाली और संस्कृत, 5 भाषाएं बोल दो। 5 भाषाओं में ये बड़े बड़े रचनाएं लिखी इन्होंने। ठीक है, और इनकी एक पंक्ति जो मैंने आपको कही, देसिल बहना सब जग मिठा, है ना, या सब जन मिठा, जग मिठा या जन मिठा लिखा रहेगा, वो किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। ठीक है, विद्यापति की द्वारा कही गई पंक्ति है। तो ये रासो साहित्य को अच्छे से याद करना। अब यहां से हिंदी के प्रथम कवियों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आदिकाल शुरू हो गया तो हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में मतभेद मिलता है हमको। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल जो हैं वो मानते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि स्वयंभू है, स्वयंभू नाम ही है उनका, स्वयंभू। ठीक है,
आचार्य शुक्ल ने ये कहा। राहुल सांकृत्यायन चूंकि सिद्ध साहित्यों की खोज में थे, तो सीधी सी बात है इनके अनुसार प्रथम कवि जो होगा वो कोई सिद्ध ही होगा। तो कौन है? सरहपा हिंदी का प्रथम कवि है। गणपति चंद्र गुप्त, अब गुप्त है मतलब सीधी सी बात है व्यापार वाला आदमी, और ये भी जैन वाले आदमी है नहीं। तो शालिभद्र सूरी को पहला कवि माना है गणपति चंद्र गुप्त ने। याद करने का तरीका है, ऐसा कोई रीजन नहीं है भाई, याद करने का तरीका है ना। और शिव सिंह सेंगर ने कहा कि कवि पुष्प जो है या पुष्पदंत जो है वो हिंदी का पहला कवि है। तो यहां से वन लाइनर बना सकता है कि फलाना के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा। डॉक्टर आचार्य शुक्ल बोलेगा तो स्वयंभू है ना, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वयंभू। शिवसी सेंगर के अनुसार पुष्पदंत, या कवि पुष्प बोलेगा या पुष्पदंत बोलेगा या पुंड बोल देगा, पुंड भी नाम है उसका, ठीक है, उसी का नाम है। पुंड बोलेगा, पुष्प बोलेगा, पुष्पदंत बोलेगा, तीनों नाम एक ही व्यक्ति का है। ठीक है, इसके बाद राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि सरहपा पहला कवि है ना। और शालिभद्र सूरी ने कहा कि शालिभद्र सूरी प्रथम कवि है किसके अनुसार? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। ये चार नाम अच्छे से याद रखना, हो जाएगा याद। ठीक है, चल तो अगली क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे और गाड़ी लेके जाएंगे भक्ति काल की तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है? साहित्य थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है, लेकिन ठीक है, अगर एक बार पढ़ लोगे ना तो रचनाओं को याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हम लोग करते क्या गलती क्या करते हैं कि सीधे बुक उठाते हैं, इसको रटने की कोशिश करते हैं। अरे थोड़ा सा पढ़ तो लो इनके बारे में, याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है कि नहीं? ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब मान लो अगर किसी ने रटा है, जैसे खासकर लड़कियों ने, कि प्रथम दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने लगाया, आप तो मैच देखे हो भाई, हाँ समझ आ रही बात? मैच देख करके याद करने में ज्यादा आसान है। मैच देख कर, आप मैच देख रहे हो समझो इसको, है कि नहीं? यहां से आप जब याद करने की कोशिश करोगे ना तो ये आपके लिए इजी होगा, और सीधे सीधे रटने के लिए जाओगे तो सीधी सी बात है तो टफ रहना ही है। ठीक है, चल याद हो जाएगा, बहुत आसान है, बस यहां से पढ़ने के बाद घर में जाकर के एक बार रिवीजन जरूर करना। ठीक है, चल कल मिले।